नमस्कार, मैं सुनील जानी पवार प्लैनेट टू सोल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसे कि हमने तय किया है कि कुछ वीडियोस यानी कि मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगी कि हिंदी में भी वीडियोस बनाए जाए। तो दोस्तों, इसके पहले भी मैंने हिंदी में वीडियोस बनाए हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल पर जाकर वह सब हिंदी वीडियो, जैसे कि मैंने के मधुरम योग पर बनाया है, शनि और साढ़े साथी पर मैंने हिंदी वीडियो बनाया है, तो आप कृपया करके उसे देखिए। और इससे आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में वीडियो बनाऊं, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका उपयोग हो सके और इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं नवमांश कुंडली के ऊपर बात करने वाली हूँ। नवमांश रहस्य, वो सीक्रेट क्या है नवमांश कुंडली का, नवमांश कुंडली क्यों देखी जाती। तो बेसिकली नवमांश कुंडली यह षोडश वर्ग कुंडली के अंतर्गत आने वाली सबसे महत्वपूर्ण कुंडली है। उसके भी अंडर हम अगर बात करेंगे तो षडवर्ग बल जिसे कहते हैं, उसमें भी यह कुंडली का बहुत ज़्यादा महत्व है। और जो विम्पोषक बल हम लोग देखते हैं उसमें भी 6 मार्क यह नवमांश कुंडली को दिए गए हैं। हालांकि लग्न कुंडली के बराबर ही नवमांश कुंडली को महत्व दिया गया है। दोस्तों, नवमांश कुंडली क्यों देखी जाती है, तो नवमांश कुंडली में ऐसा है कि नवमांश आते कलत्र सुखम, यानी कि जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव ये हमारे साथीदार का है, सप्तम भाव ये हमारा जीवन साथी का है शादी के बाद। और हमारे जो व्यवसाय में जो साझेदारी हम करते हैं, हम जिसका चयन करते हैं कि हमारे व्यवसाय में यह व्यक्ति हमारे साथ साझेदारी यानी कि भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप करेगी, तो उसका जो सूक्ष्म रूप है उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए। और जब विवाह मिलान हम लोग करते हैं, जब कन्या और वर का जब हमें कुंडली मिलान करना होता है, यानी कि इनका शारीरिक, मानसिक और वैवाहिक आयुष्य कैसे रहेगा और आर्थिक आयुष्य कैसे रहेगा, इसके लिए हमें नवमांश कुंडली को जांचना और परखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। और नवमांश कुंडली ऐसी कुंडली है कि जो तुरंत कच्चा चिट्ठा सब खड़ा कर देती है, और आईना है नवमांश कुंडली, ये सप्तम भाव का। लेकिन इसके अलावा भी नवमांश कुंडली से हम सभी ग्रहों का जो उसका असली बल है, कौन से ग्रह बली है, कौन से ग्रह कमज़ोर है, कौन से ग्रह कितना हमें फल देने के लिए उत्सुक है, और कौन से ग्रह क्षमता रखते हैं कि हमें अच्छा फल देने की या तो साधारण फल देने की, यह सब हम नवमांश कुंडली से दोस्तों जांच सकते हैं। अगर नवमांश कुंडली कैसे बनानी है तो शायद आप सभी को इसके बारे में पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि जैसे एक भाग को 30 अंश दिए गए हैं, 30 डिग्री दिए गए, उसी प्रकार 12 से हम अगर 30 गुणाकार करेंगे तो 360 डिग्री बन जाती है, यानी कि 12 भागों को 30-30 डिग्रियों में डिवाइड किया गया है। तो पहली जो एक भाग रहता है उसे 30 डिग्री जो दी गई है, 30 अंश जो दी गए हैं, उसे 9 भागों में विभाजित किया जाता है। और प्रत्येक भाग जो डिग्री अनुसार होता है, जो अंश अनुसार होता है, उसी अनुसार, यानी कि अंश कब मिलेंगे तो नक्षत्र अनुसार अंश मिलते हैं, इसीलिए इसको नक्षत्र कुंडली भी कहा गया है। इसे हमने जैसे नवमांश यानी कि नवम अंश भी कहा गया है, और नवांशा भी इस कुंडली को कहा गया है। हालांकि तो जब यह 30 अंश को हम 9 भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक 30 डिग्री का पहला भाग जो आएगा वो 3 डिग्री 20 कला का आता है, दूसरा भाग भी उसी प्रकार 3 डिग्री 20 कला का है। ऐसे अगर 9 से हम इसको गुणा करेंगे तो आपकी 30 डिग्री ख़त्म हो जाती है। तो जिस प्रकार आपके ग्रह कौन सी डिग्री में विराजमान है, आपकी लग्न कुंडली की मैं बात कर रही हूँ। लग्न कुंडली में जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं या तो पंचांग में भी देखते हैं, तो जब आपका जन्म होता है उस प्रकार आप कोई ना कोई अंश लेकर, नक्षत्र के अंश लेकर आपका जन्म हुआ है, तो पर्टिकुलरली वह नक्षत्र अंश के अनुसार आपकी नवमांश कुंडली बनती है। और ये नक्षत्र अंश ये चरण पर आधारित रहता है, जैसे कि आपका प्रथम चरण में जन्म है, दूसरे चरण में जन्म है, तीसरे चरण में जन्म है और चौथे चरण, क्योंकि एक
नक्षत्र के 4 ही चरण होते हैं और आपका जन्म कोई ना कोई चरण में होना स्वाभाविक है। और उस अनुसार उसकी जो रचना है वह नवमांश कुंडली में देखी जाती है। इसका मतलब तो सीधा हो गया है कि जो भी ग्रह है उसकी अंतर्गत हमें जो है उसकी माहिती मिलती है, उसकी अंतर्गत हमें उसकी रचना पता चलती है और वो किस प्रकार से हमें फल देने के लिए सक्षम है वो हमें पता चलता है। तो जैसे कि मैंने बताया, प्रथम जो डिग्री रहती है वो 0 यानी 0 से 3 अंश 20 कला की गिनी जाती है, यानी कि 0 to 320 डिग्रीज। अब उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से ग्रह का नवमांश कौन से ग्रह से उसकी शुरुआत होती है। तो जैसे देखो, केंद्र में अगर हम लोग काल पुरुष की कुंडली रखेंगे केंद्र स्थान में, तो 1, 4, 7, 10 यानी कि केंद्र स्थान में यह चारों राशियाँ आ जाएगी। ठीक है। तो जब भी अग्नि तत्व की राशि में आपके जो भी ग्रह आते हैं, यानी कि 1, 5 और 9 राशि में आपके जो भी ग्रह आते हैं, तो उसका जो प्रथम नवमांश होता है वह मेष राशि से ही उसकी शुरुआत हो जाती है दोस्तों। तो कोई भी आपका अगर सिंह राशि में भी ग्रह है, अगर धनु राशि में भी ग्रह है, अगर आपका मेष में भी ग्रह है, फिर भी उसका प्रथम नवमांश जो रहेगा वो मेष से गिना जाएगा डिग्री अनुसार। जैसे कि आपका मेष राशि में कोई ग्रह अगर 0 से 320 डिग्री तक का है, तो उसका नवमांश में भी वह मेष राशि में ही वह ग्रह रहेगा। परंतु अगर मेष राशि में समझो शुक्र है आपका, और अगर वो शुक्र जो है वह 6 डिग्री का है, तो जैसे हमने देखा कि 0 से 320 प्रथम नवमांश है, तो 320 से 640 ये दूसरे नवमांश में आता है। तो नवमांश कुंडली में आपका शुक्र जो है वो वृषभ राशि में चला जाएगा। उसी अनुसार अगर ये अग्नि तत्व की बात हो गई, उसी अनुसार आपके जो भी ग्रह कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में अगर स्थित है, तो उसका प्रथम नवमांश जो रहता है वह कर्क राशि से ही शुरू होगा, चाहे कोई भी डिग्री का प्लैनेट हो, लेकिन प्रथम नवमांश आप उसका कर्क से ही गिनोगे। उसी प्रकार आपके जब मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में जो भी ग्रह स्थित होते हैं, तो उसका प्रथम नवमांश आपके तुला राशि से ही शुरू होता है। ये 3 राशियों में से कोई भी राशि में अगर आपका ग्रह विराजमान है, तो उसका प्रथम नवमांश ये तुला राशि से ही गिना जाएगा। और उसी प्रकार जब आपका वृषभ राशि में, कन्या राशि में और मकर राशि में जब ग्रह विराजमान होते हैं, तो उसका जो प्रथम नवमांश है वह मकर राशि से ही उसकी शुरुआत होगी। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से राशि में ग्रह, प्रथम नवमांश आपको पता चल गया तो कौन से राशि में, तो जैसे मैंने मेष राशि का उदाहरण दिया, उसी प्रकार अगर आपका कुंभ राशि में समझो कोई ग्रह 17 डिग्री का विराजमान है, समझो कोई ग्रह, तो आपको कैसे गिनना है कि 0 से 320 प्रथम है, 320 से 640, 640 से 10, 10 से 1320, 1320 से 1640 और 1640 से 20, यानी कि 17 डिग्री का ग्रह ये षष्ठ नवमांश यानी छठे नवमांश में आता है। तो अगर समझो फॉर एग्जाम्पल शनि अगर कुंभ राशि में विराजमान है 17 डिग्री का, कि जो कि 1640 से 20 के अंतर्गत आता है, तो नवमांश कुंडली में यह शनि आपको मीन राशि में ही देखने मिलेगा। और हम इसे ऐसे कहते हैं कि भाई ये जो शनि है वो छठे नवमांश में नवमांश कुंडली में चला गया है। तो यह जो शनि है वह गुरु के भी जो गुणधर्म है उसे भी वह लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि मीन राशि है जो कि जल तत्व की राशि है, तो जो शनि है वह जल तत्व राशि में चला जा रहा है। तो यह व्यक्ति आपको स्थूल भी दिखाई देगी, हालांकि लग्न कुंडली में तो यह शनि जो है वह तो कुंभ राशि में है, वायु तत्व में है, तो इस व्यक्ति को वायु का प्रकोप ज़्यादा दिखाई देता है। इनके शरीर में वायु प्रकृति ज़्यादा रहती, जैसे हम लोग वात पित्त कफ की प्रकृति बोलते हैं। तो जब कोई भी वायु तत्व राशि में जब ग्रह आ जाते हैं, तो वह वायु तत्व की बीमारियां, या तो उनका जो शरीर रहता है
वह मोटा दिखता है, हालांकि वह वायु से फूल, जैसे हम बलून फुलाते हैं, जैसे फुगा फुलाते हैं तो वो सिर्फ हवा से भरा हुआ होता है, उसके अंदर सॉलिड कुछ भी नहीं रहता। इसी प्रकार से यह ग्रहों का भी असली मज़ा हमें कुंडली अनुसार देखने मिलता है। तो नवमांश में ही अगर मीन राशि में चला गया तो यह व्यक्ति स्थूल हो सकती है, वह धार्मिक भी व्यक्ति हो सकती है, वह बहुत संस्कारी और बहुत सुविद्या से आचरण करने वाली हो सकती है, बहुत ही फिलोसॉफिकल हो सकती है और बहुत एथिकल होती है, यानी कि अपने ही बनाए हुए नक्शे कदम पर चलने वाली या तो कायदे से चलने वाली होती है, बहुत ही इनके मानसिकता बहुत ज़्यादा विकसित होती है। उसी प्रकार से हमें हर एक ग्रह का फल नवमांश से देखने मिलता है। और एक मैं उदाहरण आपको दूंगी कि अगर आपकी लग्न कुंडली में कोई ग्रह उच्च का बैठा हुआ है या तो स्वराशि का बैठा है, परंतु अगर नवमांश कुंडली में जाके वह नीच का हो जाता है या तो फिर शत्रु राशि में जाके बैठ जाता है, तो यह जो ग्रह है वो अपने फल देने में थोड़ा सा असक्षम हो जाता है, यानी कि ये थोड़ा वीक बन जाता है, ये पूरी तरह से फल नहीं दे पाता। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये फलित नहीं देता है, और इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरे जीवन में यह ऐसे ही रहेगा। लेकिन आपको इसकी कैसे पता चलेगा, आपको इसका अनुभव कब मिलेगा, तो जब उस पर्टिकुलर ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके जीवन में आती, या तो गोचर में जब वह ग्रह उस राशि के ऊपर से भ्रमण करता है, उसी समय आपको उसका असर देखने मिलता है कि भाई अभी तो ये ग्रह यहाँ तो उच्च का है, लेकिन ये समझो शनि महाराज है, तुला राशि में है, और नवमांश में जाके अगर वो मेष राशि में चले गए तो ये इसका मतलब आप समझ जाओगे कि यह तो भाई 20 से 23-20 के बीच में ही डिग्री में यह शनि महाराज होंगे, तभी तो वो 7वें नवमांश में गए तुला राशि, क्योंकि तुला राशि का प्रथम नवमांश है, तुला से ही शुरू होता है। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, तो सप्तम नवमांश में जाने से यह नीच के हो गए। परंतु यहाँ पर ये उच्च के है, वहाँ मेष राशि में चले गए हैं, लेकिन यहाँ हम क्या देखेंगे कि वो कौन से भाव में जाकर वहाँ पर बैठे हैं, कौन से हाउस में, यानी कि कौन से गृह में जाकर बैठे हैं, तो विच हाउस इट इज़ सिटिंग इन, तो उसके अनुसार ही वह शनि महाराज आपको फल देगा। जैसे कि समझो आपके लग्न कुंडली में यह शनि समझो आपके पंचम भाव में विराजमान है, ठीक है, लेकिन नवमांश कुंडली में यही उच्च का शनि अगर नीच का होके आपके 10वें भाव में विराजमान हो जाएगा, तो आपको ज़रूर आपके प्रोफेशन यानी कि आपके कामकाज के द्वारा मिलने वाले जो फल है उसमें आपको न्यूनता दिखाई देगी, उसमें थोड़ी कमी दिखाई देगी, आप संतोषजनक उसको महसूस नहीं कर पाओगे कि यह काम मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। आपके जो संतति होने वाली है उनके भी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ब्रेक हो सकता है, या तो क्योंकि पंचम स्थान में वह D1 चार्ट में है आपके, तो डेफिनेटली वो पंचम स्थान के भी फल देने वाला है। लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि यह जो राशि में विराजमान है शनि, अगर नीच का भी हुआ है, लेकिन उसका जो स्वामी है मंगल मेष राशि का, वह नवमांश कुंडली में कहाँ विराजमान है, अगर वो अच्छी स्थिति में विराजमान है तो ज़रूर वह यह शनि की स्थिति को सुधार लेता है, क्योंकि मंगल बहुत ही पावरफुल ग्रह है। मंगल ये न के न प्रकार से उस व्यक्ति को फल देने के लिए क्षमता रखता है। तो उस प्रकार हमें नवमांश का भी जांच करना पड़ता है कि इसका असली कैरेक्टरिस्टिक, असली गुणधर्म, इसका असली बलाबल नवमांश कुंडली में कैसा है, वह हमें इस प्रकार से देखने मिलता है, यानी कि डिग्री के हिसाब से हमें इसे पहचानना पड़ता है। तो फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि जो एक 30 डिग्री का जो राशि रहता है उसे 9 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी 30 डिग्री। तो प्रथम होगा 0 to 320, 3-20 से 640, 640 से 10, 10 से 13-20, 13-20 से 16-40, 16-40 से 20, 20 से 23-20, 23-20 से 26-40 और 26-40 से 30, यानी कि 9वां नवमांश आ गया, वह आपके अंतिम चरण का नवमांश आ गया है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यह संधि नवमांश में है। जैसे ऋतु संधि बोलते हैं हम लोग, संधि काल बोलते हैं हम लोग, नक्षत्र संधि बोलते हैं, लग्न संधि बोलते हैं, ग्रह संधि बोलते हैं। संधि अनेक प्रकार की है। तो जब आपका ग्रह अंतिम पड़ाव में यानी कि अंतिम अंशों में होता है तो इसे हम संधि ग्रह बोले जाते हैं। अगर आपका लग्न भी अगर अंतिम पड़ाव में है, यानी कि आपका लग्न
अगर 28 से 29 डिग्री का है तो भी हम बोलते हैं कि यह व्यक्ति का जन्म लग्न संधि में हुआ है। या और अगर लग्न संधि नहीं है परंतु उसमें जो ग्रह बैठा है वह उसका नक्षत्र अगर अंतिम पड़ाव का है, यानी कि उसमें समझो फॉर एग्जांपल आपका मेष लग्न है और उसमें बुध ग्रह बैठा है और बुध ग्रह समझो 28 डिग्री का उसमें मेष लग्न में बैठा है, तो हम बोलेंगे कि इसका जो बुध है वह नक्षत्र संधि में है, क्योंकि बुध खुद ग्रह संधि में भी आ गया और नक्षत्र संधि में भी आ गया, परंतु लग्न हो सकता है कि आपका 17-18 डिग्री का ही हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैच कर पाए। तो इस अनुसार हमें उसका बलाबल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो दोस्तों, नवमांश कुंडली बहुत 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 फ़ायदेमंद है। नवमांश कुंडली से हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से हमारे जीवन साथी का चयन करना है, हमारे पार्टनर का चयन करना है, कौन सा ग्रह हमें सबसे ज़्यादा फल दे सकता है, कौन सा ग्रह प्रभावशाली है हमारे कुंडली में, कौन से ग्रह के उपाय हमें सबसे ज़्यादा अधिकतम लाभ दे सकते हैं, और कौन सा ग्रह हमारे कुंडली में कमज़ोर है जिसे हमें सुधारने की आवश्यकता है, कहाँ हमें कर्म सुधारने की आवश्यकता है, कहाँ हमें धर्म सुधारने की आवश्यकता है। यह सब हम नवमांश कुंडली से देख सकते हैं। तो आगे चल के मैं कुछ और नवमांश के बारे में आपके साथ साझा करूँगी मेरे विचार। तो तब तक के लिए आप प्लैनेट टू सोल एस्ट्रोलॉजी ये चैनल के साथ बने रहिए। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबका मंगल हो, मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।